दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत जीहॉन नाम के आदमी से हुआ था। एक हारा हुआ इंसान जिसके पास किसी भी तरह के काम के लिए, इवन उसके अपने मॉम के इलाज के लिए तक के पैसे नहीं थे। ऐसे हालात के टाइम पर उसे किसी अनजान लोगों ने डेथ गेम खेलने का ऑफर किया, जिस डेथ गेम में उसके साथ खेलने के लिए और भी 500 से ज्यादा लोग भी आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट थी। देखने को मिला था कि इस पहली गेम में जो भी इंसान थोड़ी सी भी गलती करता था या फिर वो अपने जगह से हिल भी जाता था तो वो रोबोट खोजकर उसे मार डालती थी। इस गेम को जीतने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जीहॉन ने एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिरकार वो इस गेम को जीत कर निकल गया था। जीहॉन ही उन 500 प्लेयर्स में से एक ही था जो जीत कर निकला था। बाकी के सब उस गेम में मारे गए थे। गेम को जीतने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से गेम में 500 लोगों की जाने गई है। उसे इस चीज का बहुत दुख भी हो रहा था। जिसके बाद जीहॉन को एक घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चला कि अमीर लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे लोगों की जान ले लेते थे, इस तरह के गेम्स खिलाते थे और उनसे मजा लेते थे। मैच को जीतने के बाद उसने ठान लिया कि वो इस गेम को अब बंद करवा कर ही रहेगा। इसके बाद यहाँ से हम मिले थे जूनहू नाम के पुलिस वाले से, जिसका भाई घर छोड़कर भाग चुका था। अपने भाई को ढूंढते हुए जूनहू को अपने भाई के रूम से स्क्विड गेम का कार्ड मिला था। उसे उस गेम में होने वाले दरिंदगी के बारे में पता चला कि कैसे गेम में हारने वाले लोगों को काफी बेदर्दी से मार दिया जाता है और जो पहली गोली मारने पर जिंदा बच जाता है उसके ऑर्गन्स को निकालकर बेच दिए जाते हैं। जुनहू पकड़ा भी गया था, वो भी फ्रंटमैन के हाथों, जो वो इस स्क्विड गेम को चला रहा है। और यहाँ पर जुनहू के साथ साथ ऑडियंस को यह देखकर बहुत ज्यादा ही हैरानी हुई कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि जुनहू का भाई था, जिसे ढूंढने के लिए इस आइलैंड पे सीजन 2 में जीहॉन, जो कि स्क्विड गेम का विनर था, दोबारा उसे दिखाया गया। वो समझ गया था ये लोग इस घिनौनी खेल को दोबारा से खेलने वाले हैं, जिसे बहुत सारे लोग फिर से मारे जाएंगे, और ऐसा वो अब होने देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपना सारा पैसा और पावर को अब उन लोगों को रोकने में लगाने का फैसला कर लेता है और वो अपने लोगों को यानी प्लेयर्स को गेम के लोगों से लड़ने के लिए बुलाता है। प्लान के मुताबिक ये लोग आपस में लड़ाई करने का ड्रामा करते हैं और जब गार्ड्स इन्हें रोकने के लिए आते हैं तो वो उन्हीं पर हमला करके उन्हें मारकर उनकी गन्स को छीन लेते हैं। जिसके बाद अब इनके पास भी जंग लड़ने के लिए बहुत सारे वेपन्स आ चुके थे और जीहॉन के बनाए हुए टीम निकल जाती है लड़ने के लिए और यहाँ पर एक पूरा जंग का माहौल बन गया था। प्लेयर्स और गेम्स के गार्ड्स के दौरान धुआंधार फायरिंग और लड़ाई शुरू हो गई। इसी लड़ाई में जीहॉन और उसका दोस्त आखिरकार कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे, क्योंकि वहां पर जाकर उन्होंने गेम्स की अथॉरिटीज को उन लोगों को मारना था जो इस गेम को चला रहे थे। लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर जाने का रास्ता अभी तक इन्हें नहीं मिला। अब इनकी गन्स की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। फ्रंटमैन भी उसी गेम का घुसपैठिया इन लोगों को बेवकूफ बनाकर लड़ाई हरवाने में लगा रहा और फिर आखिर में खुद ही फ्रंटमैन का हुलिया लेकर जीहॉन के सामने आया और उसके दोस्त को उसने जीहॉन के आंखों के सामने मार दिया। जीहॉन को अब सच में अपनी हार महसूस होने लग गई थी और इसी हार के साथ सीजन 2 की समाप्ति हुई थी। सीजन 3 की शुरू वहीं उसी लड़ाई से की जाती है और पता चलता कि प्लेयर्स अब पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। इस लड़ाई के बाद सिर्फ 60 प्लेयर्स हैं जो जिंदा बचे हैं और इसी लड़ाई में बहुत सारे गार्ड का भी नुकसान हुआ है, वो भी मारे गए हैं। इस लड़ाई के बाद जीहॉन को हथकड़ी से बांधकर उसी लॉन्च में बैठा दिया जाता है जहां पर सारे प्लेयर्स मौजूद हैं और उसे गेम के अलावा किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए इजाजत नहीं है। यहाँ उसके पास आकर सभी लोग उसकी हार का दुख मनाते हैं और सभी को बताते हैं कि ली की वजह से ही ये लोग जंग हारे हैं। ली ही था जो नीचे से गन्स लेने के लिए आया था और डर की वजह से वो ऊपर जा ही नहीं सका। ऐसे में उन लोगों के पास से मैगजीन खत्म हो गए और ये लोग जंग पूरी तरह से हार गए। यहाँ पर वो तांत्रिक जीहॉन के पास आकर उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाती है और कहती है कि कहा था ना, मैं इससे कुछ नहीं होगा। तभी गुस्से में आकर जीहॉन उसका गला पकड़ लेता है और जोर से दबाने लग जाता है। सारे लोग मिलकर तांत्रिक को तो बचा लेते हैं, लेकिन जीहॉन का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए गुजार दी और उसकी आंखों से अब तो ली भी डरने लग गया था। खैर, अब वोटिंग दोबारा हुई तो पता चला कि ज्यादा लोग अभी भी इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। यह देखकर जीहॉन और भी ज्यादा दुखी हो गया। खैर, अब गेम तो इन्हें किसी भी कीमत पर खेलनी ही थी।
सुबह होती है। गेम खेलने के लिए ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कॉरिडोर से होते हुए इन्हें उन सभी लोगों की लाशें नजर आती हैं, फांसी से लटकी हुई, जो कल वाली जंग में मारे गए थे। और ये नजारा सबको डराने के लिए काफी था। खैर, गेम रूम के अंदर जाकर गेम के रूल्स को बताए गए। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी बॉल रखी हुई थी, जिसके अंदर 2 कलर्स की बॉल थी, एक रेड और एक ब्लू। हर इंसान को एक बॉल पिक करना था। जिस कलर का बॉल उसके पास आती वो उस कलर के टीम का हिस्सा बन जाता, यानी रेड बॉल्स वाले रेड टीम और ब्लू बॉल्स वाले ब्लू टीम। दूसरी तरफ हमें नियोल को दिखाया गया, वही गार्ड जो पिछले सीजन में लोगों को जानबूझकर मार दिया करती थी ताकि गेम वाले उनके ऑर्गन्स को स्मगल ना कर सके। आज उसने एक आदमी को नहीं मारा था। इस आदमी को मुर्दा समझकर ये गार्ड्स तो उसे उठा लिए और जब उसके ऑर्गन्स निकालने के लिए जब उसे ऑर्गन रूम में लेकर जाया गया तो नियोल ने यहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स पर शूट करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया और डॉक्टर को इस प्लेयर की इलाज करने को कहा और धमकी भी दी कि तुमने अगर ऐसा ना भी किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। अब गेम के लिए 2 टीम बन ही चुकी थी। पता चलता है कि ये एक हाइड एंड सीक जैसी गेम है। गेम गार्ड्स बताते हैं कि इस टाइम टीम ब्लू को छुपना होगा और टीम रेड के लोग टीम ब्लू के लोगों को पकड़कर जान से मार देना होगा। हर रेड टीम के इंसान के लिए हर ब्लू टीम के इंसान मरना जरूरी है, नहीं तो गेम के खत्म होते ही जिस रेड वाले इंसान ने किसी ब्लू को नहीं मारा होगा उसे भी मार दिया जाएगा। देखने को मिलता है टीम रेड्स के सारे लोगों को एक एक नाइफ दिए गए थे ब्लू टीम को मारने के लिए, जबकि ब्लू टीम को यहाँ पर कीज दी गई थी। ये कीज उन दरवाजों की थी जो अंदर बने हुए थे और इनके जरिए ये लोग छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं। इसी वजह से इस खेल का नाम कीज एंड नाइफ्स था। हम देखते हैं कि इस टाइम जीहॉन के हाथ में एक चाकू था क्योंकि वो रेड टीम में था, जबकि ली जिसके ऊपर उसे सबसे ज्यादा गुस्सा था वो ब्लू टीम में था और उसे वो मार भी सकता था। इसीलिए ली बहुत ज्यादा डर चुका था। यहाँ पर हमें जुनहू का भी एक सीन दिखाया गया। जुनहू द स्क्विड वाले आइलैंड को ढूंढ रहा है। उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह की उसका एक पार्टनर भी है जो कि उसे गलत गाइड कर रहा है, क्योंकि ये पार्टनर उसी का भाई इन्हो का जो कि फ्रंटमैन भी है, वो उसका भेजा हुआ आदमी है। फ्रंटमैन ने यानी इन्होंने अपने भाई की सुरक्षा के लिए और इस आइलैंड को छुपाने के लिए ही एक स्पेशल तहत उस आदमी को जुनहू के साथ लगाया था। खैर, दोबारा से हमें गेम का सीन दिखाया गया। गेम ब्लू टीम के लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि उनके मरने के और हारने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। इसीलिए गेम के गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि अगर आप चाहो तो कोई भी रेड टीम वाले से अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हो। बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश तो की लेकिन वो नाकाम रहे। अब गेम गार्ड्स ने सभी टीम्स को पहले गेम एरिना के अंदर जाने को कहा ताकि उनको छुपने का टाइम मिल जाए। अंदर आने के बाद सभी को पता चलता है कि ये एरिना बिल्कुल किसी भूलभुलैया जैसी लग रही थी, जिसके अंदर बहुत सारे कमरे थे और उनमें लगे हुए दरवाजे लॉक थे। इन लोगों को जो भी जिस कमरे की चाबी दी गई थी इन्हें उस दरवाजे को ढूंढकर कमरे में छुपना था। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि डैनी जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी मदद अभी कैट और यांग कर रहे थे। बाहर अब दिखाया गया कि सभी रेड टीम अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और जीहॉन के सर पर तो सिर्फ ली को ही मारने का भूत सवार था। ली भी यह बात जानता था, इसीलिए वो छुपने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है। रेड टीम के कुछ ऐसे भी लोग थे कि उन्हें किसी को भी मारने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी, तो ऐसे में उन्होंने ड्रग्स ले लिए और फिर अपनी शिकार यानी ब्लू टीम को ढूंढने लग गए। जीहॉन तो इस टाइम ली को ही ढूंढे जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि ब्लू टीम के लोग किसी तरह दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि दरवाजे के सभी लॉक्स पर खास तरह के शेप बनी हुई है और ऐसे ही शेप उनकी चाबी पर भी बनी हुई थी, यानी ये लोग ट्रायंगल वाले चाबी से ट्रायंगल वाला ही दरवाजे को खोल सकते थे। इधर कैट यांग और डैनी को देखते हैं जिनके पास तीनों तरह के कीज थी और ये लोग यह देखकर खुश हो गए क्योंकि अब वो कोई भी दरवाजा आसानी से खोल सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। यहाँ तक कि ये लोग उस स्पेशल डोर को भी खोल सकते थे जो इन तीनों चाबियों से ही खुलना था और वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल सकते थे और इस तरह डैनी को ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़ती। ये अब भरोसा करके अपनी अपनी चाबियां कैट को दे देती हैं ताकि वो जल्दी से स्पेशल वाली डोर को ढूंढ कर आ सके। अब ये तीनों अभी यहाँ एकदम से भाग ही रहे थे कि तभी अचानक से डैनी का पैर स्लिप हो जाता है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। इतने में ही यहाँ पर रेड टीम का एक मेंबर आ जाता है जो इन तीनों में से एक को मारने की धमकी देने लगता है। यहाँ पर कैट उससे लड़कर उसी को मार देती है और फिर डैनी को सहारा देते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ अब 2 लड़के ऐसे भी मौजूद थे जो अपनी टारगेट तो
कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन इन दोनों ने यह फैसला किया कि ये लोग और भी लोगों को मारेंगे ताकि गेम में लोग और भी ज्यादा कम हो जाए और पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उन्हें मिल जाए। यहाँ पर दिखाया गया कि फाइनली जीहोन को ली नजर आ गया था। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन पता चला कि ये ली जैसा दिखने वाला कोई और लड़का था। ली बार बार उससे बचता जा रहा था, अब भाग ही रहा था कि तभी उसे किसी दूसरे रेड टीम वाले ने पकड़ लिया और उसकी टांग पे अपना चाकू स्टैप कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार देता, ली अपने पैर से उस आदमी को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम डैनी को देखते हैं, उसका डिलीवरी का टाइम भी आ गया था और ये लोग इसी रूम में उसकी डिलीवरी करने लग जाते हैं। दिखाया गया कि डैनी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, जिसे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। अब दूसरी तरफ फ्रंटमैन को उसके आदमी की कॉल आती है कि जुनहू यानी उसका भाई अभी भी स्क्विड वाले आइलैंड को ढूंढने में जुटा हुआ है, वो अपने इरादे से पीछे नहीं हट रहा। तब फ्रंटमैन उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें उन्हें इस आइलैंड तक पहुंचने नहीं देना होगा, और अगर वो लोग यहाँ तक पहुंचने की किसी तरह से कामयाब हो भी जाते हैं तो तुम सबको मार देना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नियोल ने जिस आदमी को बचाने की कोशिश हुई थी, उस आदमी को भी होश आ गया था। यहाँ पर हमें देख पाते हैं कि नियोल उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना मास्क को पहन लिया। लेकिन उसके होश आते ही नियोल ने यहाँ पर डॉक्टर को फौरन से मार दिया ताकि यह आदमी डॉक्टर का भेस ले सके। दरअसल ये आदमी उसी बच्ची का डैड था जो बच्ची नियोल की दोस्त थी, और उस बच्ची को ब्लड कैंसर था और उसी को इलाज के पैसे जमा करने के लिए ही ये आदमी यानी उसका फादर यहाँ पर आया हुआ था। खैर, फिर से सीन्स दोबारा से गेम्स की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जीहोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि तभी उसी टाइम उसके सामने वो तांत्रिक वाली लेडी आ जाती है, जिसे वो गुस्से में उसे मारने वाला ही होता है। तो तांत्रिक उसे कहती है, तुम तो ली को मारना चाहते थे ना, मैंने उसे अभी अभी ऊपर की तरफ भागते हुए देखा है, उसका पैर बहुत ज्यादा जख्मी है, वो ज्यादा दूर गया भी नहीं होगा। यह सुनकर जीहोन उसके पास चला गया और यहाँ पर उनके बीच में बहुत ही बुरी तरह से फाइट हुई, जिसमें आखिरकार जीहोन ने ली को मार ही डाला। ली को फंसाने के बावजूद भी तांत्रिक तो बचती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर उसे मार डालता है। डैनी और यांग को बचाते बचाते कैट भी अपनी कुर्बानी दे देती है और उसकी मौत से इन दोनों को बहुत ही बुरा झटका लगता है। इतनी ही देर में यांग का बेटा भी आकर अपनी मॉम से डैनी को मारने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बच जाए, पर उसकी मॉम उसका साथ नहीं देती बल्कि डैनी को ही बचाती हैं। अब वो लड़का डैनी को मारने के लिए जबरदस्ती भी करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही गेम के अंदर दिए गए टाइम खत्म हो गया। गेम गार्ड्स ने यहाँ पर आकर उस लड़के को शूट कर दिया। उसकी माँ तो यह देखकर सदमे में आ चुकी थी। लाशों को यहाँ से लेकर जाया गया और सभी के सभी लोग अब अपने लॉन्च में आ जाते हैं, जहाँ आते ही जीहोन को फिर से बांध दिया गया और सभी को उनकी जीती गई अमाउंट को दिखाया गया। पैसा यहाँ पर इतना ज्यादा हो चुका था कि हर एक के हिस्से में अच्छी खासी अमाउंट आ रही थी। यहाँ पर यांग सभी से मिन्नतें करने लग जाती हैं कि गेम को बंद करने के लिए वोट करो। अब ज्यादा लालच न करते हुए हम सभी बचे हुए लोगों की जान बचा सकते हैं, अपने लिए नहीं तो कम से कम डैनी और उस छोटी बच्ची पर रहम करो जो पैदा होते ही इस गेम का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ज्यादा से ज्यादा लोग गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट करते हैं और इस फैसले से यांग पूरी तरह से टूट जाती है। वो रात में डैनी की बेटी को प्यार करती है और फिर जीहोन के पास आती है। वो उससे कहने लगती है, वो उसे वादा करवाती है कि तुम इस गेम में आखिरी तक खेलोगे ताकि तुम डैनी और उसकी बेटी की मदद कर सको। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रात में सुसाइड कर लेती है, यानी अपनी खुद की जान ले लेती है। और उसकी यह हरकत सभी प्लेयर्स को एक बहुत ही बुरा झटका देती है। खैर, अगली गेम का भी टाइम आ जाता है। गेम बहुत सिंपल थी। इन्हें रोप के ऊपर से होता हुआ जंप करनी थी और ऐसे ही करते करते इन्हें आगे जाना था और किसी कीमत पर ब्रिज को पार करना था, और अगर जरा सा भी गलती हुई तो इनकी जान ले सकती थी। एक एक करके सभी के सभी उसे पार करना शुरू कर देते हैं। इस गेम को देखने के लिए बहुत से वीआईपी भी आए हुए थे जो इन लोगों के बिहेवियर को नोटिस करते हुए इन पर शर्तें लगाते जा रहे थे। दूसरी तरफ अब फाइनली जुनहू की यानी ऑफिसर की भी इस आइलैंड की तलाश खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इस बार वो जिस आइलैंड के पास था उसने आइलैंड के पहाड़ी को पहचान लिया था। ये वही पहाड़ी थी जहाँ से पिछले सीजन में उसके भाई इन्होंने उसे शूट करके समुंदर में फेंक दिया था। खैर, सीन्स दोबारा से
गेम की तरफ शिफ्ट हुई और दिखाया जाता है कि एक लड़का बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसने अपने आप को बचाने के लिए ब्रिज को भी पकड़ा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और आखिर में वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर सका और नीचे गिरकर मर गया। सभी उसके पीछे के लोग डर कर और भी ज्यादा होशियार हो गए थे और बड़े ही हिम्मत करके जंप कर करके ब्रिज को पार करने लग गए। अंदर जो वीआईपी बैठे हुए थे वो ये गेम देख रहे थे। इन्होंने यह फैसला किया कि वो छोटी बच्ची जो डैनी की बेटी है वो भी अब एक प्लेयर के तौर पर ही काउंट होगी और उसे खेलना पड़ेगा। अब वो आखिर कैसे खेल सकती थी? यहाँ पर दोबारा से डैनी जीहोन से मदद मांगती है और जीहोन उसकी मदद के लिए मान भी जाता है। वो अपनी जैकेट को उतारकर उसका बेबी बैग बनाते हुए उस बच्ची को अपने सीने से बांध लेता है और फिर गेम शुरू कर देता है। और जब सभी लोग उस ब्रिज को पार कर रहे थे तो एक साथ सबके लिए जंप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कोई एक अगर गिरने वाला होता तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे को पकड़ लेता और इस तरह से दूसरा भी उसके साथ ही गिर कर मारा जाता है। यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे को भी गिरा देते थे और बस ऐसे ही यह गेम चलता जा रहा था। जीहोन भी अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने वाला आदमी को गिराकर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वो आदमी बहुत ही डरपोक था और उसने काफी टाइम से उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। और फाइनली अब जीहोन ने भी उस ब्रिज को पार कर लिया और एंड पर थी डैनी, जो इस टाइम उसके पैर में मोच आ गए थे, जिसकी वजह से वो भी इस गेम के एंड में मर जाती है, जिसकी मौत को देखकर दूर से जीहोन पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ पर वीआईपी फैसला करने लगते हैं कि अब बेबी जीहोन के साथ ही खेलेगी। उधर नियोल जो आइलैंड से भागने की तैयारी में थी, उसे मास्क पहने ऑफिसर नोटिस कर लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए अपने गार्ड से हमला करवा देते हैं। जबकि अब गेम के बाद सभी बचे हुए प्लेयर्स दोबारा से लॉन्च में आ चुके थे। यहाँ जब प्लेयर्स को पता चलता है कि डैनी के मरने के बाद भी उसकी हिस्से के पैसे उसके बेटी के पास जाएंगे और इन प्लेयर्स को नहीं दिए जाएंगे, तो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्से से भड़क उठते हैं। यहाँ तक कि वो तो इस बेचारी मासूम बच्ची को मारने तक का प्लान कर लेते हैं, लेकिन गार्ड्स की वजह से इस बच्ची की जान बच जाती है। लेकिन इस बच्ची का जिंदा रहना इन प्लेयर्स के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि जीहोन के साथ साथ उस बच्ची को भी अगली गेम से पहले ही मार देंगे। अब जाहिर सी बात है, गेम के लोगों को यानी फ्रंटमैन जो वो इन सब पर नजर रख रहा था, उसे इन सारी बात की खबर हो जाती है और फाइनल राउंड शुरू होने से पहले ही फ्रंटमैन जीहोन को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर तो जीहोन ये देखकर शॉक रह जाता है। फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि इन्हों ही है, जिसे वो गेम के स्टार्ट से वो अपना दोस्त समझ रहा था और उसे हमदर्दी दिखाए जा रहा था। आगे की कहानी के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। Thanks for watching.